मित्रों, क्या आपको पता है कि क्यों सभी मुस्लिम औरतें गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर जब कोई स्त्री जान लेती है तो उसके जीवन से सारी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। मित्रों, इसके पीछे एक गॉड रहस्य है कि मुस्लिम औरतें गुलाब जल और फिटकरी का उपयोग क्यों करती हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है कि मुस्लिम औरतें गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं। इसके पीछे के रहस्य को मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। यह कहानी सभी स्त्रियों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसे स्वयं एक गुरु ने अपने शिष्य को बताया है, जो बहुत ही शिक्षाप्रद है। इसका लाभ सभी औरतें ले सकती हैं। यह कहानी समस्त स्त्रियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सीख प्रदान करने वाली है। मित्रों, यह बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वर्ग के और नर्क के साक्षात दर्शन भी करवाए थे। मित्रों, जब कुंती पुत्र अर्जुन नरक का भ्रमण करने के बाद जब वह स्वर्ग में पहुंचे, तब उन्हें वहां पर उपस्थित कई अप्सराएं देखने को मिली, जो देखने में बहुत ही सुंदर थीं। उनकी सुंदरता मन को मोह लेने वाली थी। उनकी इस सुंदरता को देखकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा, और उन्होंने स्वर्ग के देवता एवं अपने पिता देवराज इंद्र से उन अप्सराओं की खूबसूरती का राज पूछते हुए कहा, हे देवराज इंद्र, यह अप्सराएं जो देखने में मन को मोह लेने वाली है, इनकी सुंदरता इतनी अधिक कैसे है, इस विषय में मुझे बताइए। तब देवराज इंद्र कहते हैं, हे पुत्र अर्जुन, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा गॉड रहस्य छुपा हुआ है, जिसे सभी को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी स्त्रियां गुलाब जल और फिटकरी के उपयोग के बारे में जानती हैं, वह बहुत ही सुंदर और अपने पति के मन को मोह लेने वाली होती है। खास तौर पर गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम औरतें ही करती हैं। हे अर्जुन, मैं तुम्हें इस बात की जानकारी एक कहानी के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने के बाद आप भली भांति सब कुछ अच्छे से समझ पाएंगे। अब देवराज इंद्र कहानी को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, यह बात बहुत ही पुरानी है। एक आश्रम में बहुत से शिष्य रहा करते थे। वहां पर एक मुनि श्रावकु, जो ज्ञान से सभी को कृतज्ञ कर देने वाले एक ऋषि हुआ करते थे। उस आश्रम में रहने वाले सभी शिष्य भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। स्वयं गुरुदेव श्रावकु भी भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। उसी आश्रम का एक शिष्य भी भिक्षा मांगने के लिए जाया करता था। जब वह भिक्षा मांगने के लिए एक बार गया हुआ था, तो वह भिक्षा मांगने गलती से एक मुस्लिम औरत के घर पर चला जाता है, और उस मुस्लिम औरत के घर पर जाकर वह शिष्य कहता है, हे माता, हम महर्षि शिष्यों को जीवन निर्वाह के लिए कुछ भिक्षा देने की कृपा करें, जिससे हमारी दिनचर्या चल सके। तब वह मुस्लिम औरत कहती है कि हे पुत्र, मैं आपको भिक्षा दे तो दूंगी, परंतु आपको मेरा एक काम करना होगा। तब वह शिष्य कहता है, कहिए माथे, आपका वह कार्य कौन सा है? तब वह औरत कहती है, जाओ और एक बनिए की दुकान से मेरे लिए गुलाब जल और फिटकरी ले आओ, क्योंकि मेरे पति आज 1 साल के बाद प्रदेश से घर आए हैं, इसलिए मुझे फिटकरी और गुलाब जल की आवश्यकता है। अब उस मुस्लिम औरत की बात को सुनकर वह शिष्य अचंभित रह गया कि यह मुस्लिम औरत गुलाब जल और फिटकरी का क्या करेगी। उसके मन में कई सवाल थे, परंतु उस समय वह उस औरत से कुछ नहीं पूछता है, और वह बनिए की दुकान पर जाता है और गुलाब जल के साथ फिटकरी ले आता है और उस औरत को दे देता है। और गुलाब जल और फिटकरी देने के बाद वह उस औरत से पूछने लगता है कि आप इस गुलाब जल और फिटकरी का क्या करोगी। तब वह स्त्री उस शिष्य से कहती है कि आप जाकर यह बात अपने गुरुजी से ही पूछ लेना। इतना कहकर वह औरत घर के भीतर चली जाती है और वह भिक्षा लेकर के आती है। अब वह स्त्री उस शिष्य को भिक्षा दे देती है। अब वह शिष्य भिक्षा लेकर अपने गुरुजी के पास जाता है और अपने गुरु के पास पहुंचकर उनसे पूछने लगता है कि हे गुरुजी, आज मैं जब जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा मांगने एक मुस्लिम औरत के घर गया हुआ था, तब वह औरत मुझे भिक्षा देने से पहले कहती है कि मेरे पति बहुत दिनों बाद आज प्रदेश से घर लौटे हैं, इसलिए तुम जाकर सबसे पहले मेरे लिए बनिए कि दुकान से गुलाब जल और फिटकरी ले आओ, तब मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। फिर मैंने वह फिटकरी और गुलाब जल उस स्त्री को लाकर दे दिया, और जब मैंने फिटकरी और गुलाब जल का रहस्य उस औरत से जानना चाहा
कि आप इस फिटकरी और गुलाब जल का क्या करोगी। तब उसने कहा कि यह बात जाकर आप अपने गुरुजी से पूछ लेना। तो हे गुरुदेव, इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछने के लिए आया हूं कि मुस्लिम औरतें गुलाब जल और फिटकरी का उपयोग क्यों करती हैं। अब देवराज इंद्र कहते हैं, हे अर्जुन, उस शिष्य की बात सुनकर वह गुरुजी कहते हैं कि हे शिष्य, मैं आपको इसके पीछे का एक गौड़ रहस्य तुम्हें बताता हूं। मेरे द्वारा बताई गई इन बातों को बताने से पहले मैं तुमको एक आधुनिक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुमको सब कुछ झात हो जाएगा। अब वह गुरुदेव उस शिष्य को कहानी सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे शिष्य, एक समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक बड़ा बेटा अपने माता पिता एवं अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। मोहन की बहन देखने में बिल्कुल ही सांवली थी। सांवली होने के कारण ही उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। मोहन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। माता पिता की ढलती उम्र बहन के शादी की चिंता मोहन को दिन रात खाए जा रही थी। उसके पास आय का कोई साधन भी नहीं था। वह दिन रात बस यही सोचता था कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे अपने जीवन का निर्वाह करूंगा, मैं अपने बूढ़े माता पिता की अंधे की लाठी कैसे बनूंगा, मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा। एक तो मेरी बहन का सांवला रंग, ऊपर से मैं गरीब हूं। हमारी बहन से भला कौन शादी करेगा। इसी तरह से मोहन अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसकी बहन भी अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। पिताजी भी उन दोनों की पढ़ाई करवाने के बाद मोहन की और अपनी पुत्री की शादी की चिंता करने लगे थे। इस वजह से अब मोहन के पिता की हालत ठीक नहीं रहती थी। वह भी अब बीमार रहने लगे थे। मोहन की बूढ़ी मां मोहन के पिता की दिन रात सेवा करती रहती थी। मोहन से यह सब कुछ अब नहीं देखा जाता था। एक दिन वह अपने गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि मेरी जिंदगी कैसी है। ना तो मेरे पास रुपए पैसे हैं कि मैं अपने माता पिता की सेवा भी कर सकूं और घर पर रहकर अपने कामकाज को देखूं। मैं तो बाहर रहकर नौकरी भी नहीं कर सकता। अगर मैं बाहर जाकर नौकरी करूंगा तो मेरे बूढ़े माँ बाप को यदि कुछ हो गया तो वह किसके सहारे जिएंगे। मेरी बहन जो सिर्फ मुझसे आसरा करके बैठी है कि मेरा भाई यदि जिंदा है तो वह मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचेगा और मुझे कभी दुख तकलीफ नहीं होने देगा। मैं उसके लिए क्या कर पाऊंगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मोहन के मन में इतना सब कुछ चल ही रहा था कि उसी समय वहां से मोहन का एक स्कूल के समय का दोस्त, जिसका नाम सूरज था, वह उसके पास से गुजरता है। जब वह मोहन को उदास एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा देखा है तो वह मोहन के पास जाता है। जब वह मोहन के पास पहुंचता है तब वह मोहन से कहता है, मोहन, मेरे दोस्त, तुम आज इतना परेशान क्यों लग रहे हो। तुम्हारे मुखमंडल पर भावुकता के भाव स्पष्ट झलक रहे हैं। क्या मैं तुम्हारी इस परेशानी का कारण जान सकता हूं। तब वह मोहन अपने मित्र सूरज से कहता है, हे मित्र सूरज, मैं अपने घर की जिम्मेदारियों को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरे माता पिता अब बूढ़े हो चुके हैं। मेरे पिता की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है और मेरी भी शादी नहीं हो रही है। भला मुझ नाकारे को कौन बदनसीब बाप अपनी लड़की देगा। और मेरी बहन भी, जो कि सांवली है, मैंने उसके लिए भी रिश्ते की बात की है, लेकिन उसकी सांवली सूरत की वजह से हम जहां भी अपनी बहन का रिश्ता लेकर जाते हैं वहां से मना कर दिया जाता है। ना तो हमारे पास उतना पैसा है और ना ही मैं अपनी बहन का सांवला रंग ठीक कर सकता हूं। अगर मैं शहर नौकरी करने के लिए जाता हूं तो मेरे बूढ़े माँ बाप को मेरी जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इतनी जल्दी उनके पास आ भी नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं उनसे दूर भी नहीं जाना चाहता और मैं इसी बात को लेकर बहुत परेशान हूं। तब सूरज कहता है, अरे भाई मोहन, बस इतनी सी बात को लेकर तुम इतना चिंतित हो। चलो, मैं तुम्हारी इस परेशानी को दूर कर देता हूं। मैं जहां पर काम करता हूं वह जगह पास में ही है, तुमको दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। वहां पर काम करके तुम भी मेरी तरह पैसे कमा पाओगे। मेरी तनख्वाह महीने की 25,000 रुपए है। मैं तुमको भी 25,000 में नौकरी दिलवा सकता हूं। अगर तुम सहमत हो तो मैं अपने मालिक से बात करके तुम्हारी नौकरी वहां पर लगवाने की व्यवस्था करता हूं। मोहन अब सूरज की बात सुनने के बाद नौकरी करने के लिए मान जाता है और इतना कह के वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सूरज मोहन के पास उसके घर पर आता है और वह मोहन से कहता है कि मोहन, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। तुम्हें एक मुस्लिम औरत के घर पर काम करना है। तुम्हें ज्यादा कहीं घूमने भी नहीं जाना है। बस घर पर रहकर ही मालकिन जो काम तुमसे करने को कहें
तुम्हें बस वही कार्य करना है। बाकी घर की देखरेख और मालकिन के कहे अनुसार ही तुमको चलना है। जब मोहन सूरज की यह बात सुनता है तो वह बहुत खुश होता है कि मुझे अब ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और पास में रहकर मेरे दोस्त ने मेरे लिए नौकरी भी ढूंढ दी है। मोहन भगवान का लाख लाख धन्यवाद करता है और सूरज को भी नौकरी दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता है। अगले दिन सूरज मोहन को लेकर उस औरत के घर पर जाता है। वह औरत एक मुस्लिम औरत थी। वह औरत देखने में बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा के समान जान पड़ती थी। मोहन उसे औरत की सुंदरता को देखकर उस एक टक निहारता ही रह गया। जब वह उसे एक टक देखता रह गया तो कुछ समय बाद उस औरत ने मोहन का नाम पूछा। तब मोहन ने उससे कहा कि मैडम जी, मेरा नाम मोहन है। तब से वह औरत मोहन को प्यार से मोहन जी कह के बुलाने लगी। जब भी उस औरत को कोई काम होता था तब वह मोहन को बुलाकर उससे उस काम को करवा लिया करती थी। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगा। मोहन उस औरत के घर की देख रेख करता था और वह औरत मोहन से बहुत ही प्यार के साथ बात करती थी। मोहन इस नौकरी को पाकर बहुत खुश था क्योंकि वह अब अपने घर के लिए भी हर महीने पैसे भेज पाता था। उसकी नौकरी के मिल जाने से उसके माता पिता भी बहुत खुश रहते थे, परंतु उसकी बहन का रंग अभी भी सावला का सावला ही था। मोहन इसी बात को लेकर बहुत चिंतित था। एक दिन जहां पर वह काम करता था वह मोहन ऐसे ही अपनी चिंता में डूबा हुआ था। तब उसकी उस मालकिन ने उसे 3 से 4 बार आवाज लगाई। मोहन की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तब वह मोहन के पास आ गई और मोहन से बोली, अरे मोहन, मैं तुमको आवाज लगा रही हूं, तुम मेरी बात को क्यों सुन नहीं रहे हो? तब मोहन कहता है, मैडम जी, मैं अपने परिवार के विषय में सोच सोच के बहुत परेशान हूं। इस वजह से मैं आपकी बात को नहीं सुन सका। मैडम जी, मुझे माफ कर दो। मोहन बहुत ही भोला था। उसे यूं उदास मुंह से कहता सुनकर उस मुस्लिम औरत को उस पर दया आ गई। वह बोली, मोहन, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? तुमको पैसों की कोई चिंता है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूंगी। तुमको कोई दिक्कत या समस्या हो तो मुझे बताओ। तब मोहन कहता है, मैडम जी, आपकी कृपा से मुझे पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी एक बहन है, वह सावली है। इस वजह से हम उसका रिश्ता जहां पर भी लेकर जाते हैं वहां से ही हमको जवाब मिल जाता है। वह हमें मना कर देते हैं। मैं अपनी बहन की शादी को लेकर बहुत परेशान हूं कि अगर मेरी बहन की शादी नहीं हुई तो वह कैसे अपना जीवन निर्वाह करेगी। एक पिता के घर में तो एक पुत्री का जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है ना। सभी मुझे ताना देने लगेंगे कि एक जवान बहन को घर में बिठा रखा है। इस वजह से मुझे अपनी बहन का विवाह करना है। उसके लायक मुझे एक लड़का तलाश करना है, लेकिन उसकी सूरत अच्छी ना होने की वजह से उसको कोई भी लड़का नहीं मिल पा रहा है। मैं इसी वजह से बहुत परेशान हूं। जब वह मुस्लिम औरत मोहन की इतनी बात सुनती है तो वह कहती है, मोहन, बस इतनी सी बात है। यह बात तुम मुझे यदि पहले ही बता दिए होते तो अब तक तो तुम्हारी बहन की शादी हो गई होती। लेकिन कोई बात नहीं। अब तुम एक काम करना, आज जब तुम अपने घर जाना तब तुम सुबह अपनी बहन को भी अपने साथ ले आना। उसके बाद मैं तुम्हारी बहन के शरीर से सारा सावला रंग दूर कर दूंगी। अब वह मुस्लिम औरत इतनी बात कह के वहां से चली जाती है और जब वह वहां से चली जाती है, जब मोहन समय पे अपना काम खत्म करके अपने घर पे आता है तो घर पे पहुंचने के बाद वह अपनी बहन से कहता है, बहन, तुमको कल मेरे साथ चलना पड़ेगा। मेरी मालकिन ने तुमको बुलाया है। जब अगले दिन सुबह होती है तो मोहन अपनी बहन को लेकर अपनी मालकिन के घर पे जाता है। जब वह मुस्लिम औरत मोहन के साथ में उसकी बहन के रूप को देखती है तो वह सोचने लगती है, मोहन ने अपने बहन के विषय में जो भी बताया था, उसकी बहन तो उससे ज्यादा सावली है, लेकिन कोई बात नहीं है। अब मुझे इसके सावलेपन का इलाज करना ही पड़ेगा। अब वह मुस्लिम औरत मोहन से कहती है, मोहन, तुम्हारी बहन तो कितनी प्यारी है। तुम एक काम करो, जरा मेरे लिए एक बनिए की दुकान से थोड़ा सा गुलाबजल और थोड़ी सी फिटकरी ला दो। मालकिन, मुझे आपके यहां पे काम करते हुए 5 महीने हो गए हैं। आज पहली बार आपने मुझसे ये चीज मांगी है। तब वह मोहन की मालकिन कहती है, अरे प्यारे मोहन जी, आज से पहले मेरे पास वो सब कुछ था और जब भी मैं बाहर जाती थी तो मैं ये सब चीज खरीद लाती थी, इसलिए ही तुमको पता नहीं है। जब मोहन अपनी मालकिन की इतनी बात सुनता है तो वह चुपचाप अपनी मालकिन को गुलाबजल और फिटकरी लाकर दे देता है।
उसकी मालकिन अब उस फिटकरी और गुलाबजल और मोहन की बहन को लेकर अपने साथ अंदर चली जाती है और लगभग 3 घंटे बाद मोहन की बहन को लेकर वापस आती है। जब मोहन की बहन वापस आती है तो आज उसका चेहरा थोड़ा खिला खिला सा था। अब मोहन के घर जाने का समय हो चुका था, तो वह अपनी बहन को लेकर घर जाने को तैयार हो जाता है। इतने में ही मोहन की मालकिन कहती है, मोहन, तुमको अपनी बहन को ठीक 1 माह तक मेरे घर पे लाना है। उसके बाद तुमको अपनी बहन को यहां पे लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको गुलाब जल और फिटकरी रोज लाना है। मोहन ठीक वैसा ही करता है। मोहन अपनी बहन को 15 दिन तक जब अपनी मालकिन के घर लाता है तो उसकी बहन अब मालकिन के समान ही गोरी हो चुकी थी। वह जब अपनी बहन के अंदर आए ऐसे बदलाव को देखकर एकदम से दंग रह जाता है। पहले उसकी बहन जहां एकदम सांवली थी वहीं आज दूध के समान हो गई थी। जब पूरा 1 महीना बीत जाता है तो मोहन अपनी बहन को देखता है तो वह एक अप्सरा के समान जान पड़ने लगी थी। मोहन अब बहुत खुश था। उस समय मोहन अपनी मालकिन से कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसके मन में बहुत से सवाल थे कि आखिर मैडम जी ने ऐसा क्या किया जिस वजह से मेरी बहन अब मैडम जी से भी खूबसूरत हो गई है। अब मोहन अपनी बहन को लेकर अपने घर चला जाता है। जब वह घर पहुंचता है और माता पिता अपनी बेटी को देखते हैं तो वह भी अब दंग रह जाते हैं। उनकी बेटी बिल्कुल ही सुंदर बन चुकी थी। अब क्या था? अब मोहन अपनी बहन की शादी का प्रस्ताव फिर से लेकर गया तो उस प्रस्ताव को सभी ने तुरंत ही मान लिया। अब मोहन की बहन की शादी हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद मोहन भी अपने लिए एक अच्छी लड़की देखकर अपना भी विवाह कर लेता है। लेकिन अभी भी उसके मन में एक ही प्रश्न था कि उसकी मालकिन ने उसकी बहन को इतना खूबसूरत कैसे बना दिया। एक दिन वह अपनी मालकिन के पास गया और अपनी मालकिन से बोला, मालकिन, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपका चेहरा इतना साफ कैसे है? और मेरी बहन जो कि इतनी सावली थी वह इतनी गोरी कैसे हो गई? और आप मुझसे गुलाब जल और फिटकरी क्यों मंगवाती थी मुझे? आप क्या इस विषय में बताएंगी? तब वह मुस्लिम औरत कहती है, मोहन जी, क्या आप अभी भी नहीं समझे हैं? मैंने तो सोचा था अभी तक आप मेरी और अपनी बहन की खूबसूरती का राज समझ गए होंगे। सच में आप बहुत भोले हैं। ठीक है, मैं तुमको बताती हूं कि सभी मुस्लिम औरतें इतनी गोरी क्यों होती हैं और तुम्हारी बहन के सांवले रंग को मैंने कैसे गोरा किया। मोहन जी, मैं जो आपसे गुलाब जल और फिटकरी मांगती थी उसी का लेप लगाने से मैं और तुम्हारी बहन गोरी हुई है। एक स्त्री के लिए उसकी सुंदरता सबसे ज्यादा जरूरी होती है, अन्यथा शादी के पश्चात पति यदि किसी अन्य स्त्री को देखता है तो उसके प्रति उन्मुख हो जाता है। इसलिए ही प्रत्येक मुस्लिम स्त्री अपने पति को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा अपने बदन और अपनी खूबसूरती पर ध्यान देती है। इस वजह से ही मुस्लिम औरतों के पति किसी पराये स्त्री पर अपनी नजर नहीं डालते हैं। ये एक स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्त्री का गहना उसकी सुंदरता होती है, इसलिए स्त्री को अपनी सुंदरता पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गुलाब जल और फिटकरी का लेप लगाने से स्त्री के चेहरे पे एक अलग निखार आता है। अब मोहन को सब कुछ समझ में आ जाता है। वह यह राज अपनी स्त्री को भी बताता है। अब महर्षि श्रावकु कहते हैं, हे शिष्य, इस वजह से ही मुस्लिम औरतें गोरी होती हैं और इसीलिए जहां पे तुम भिक्षा मांगने के लिए गए थे उस स्त्री ने तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाई थी। अब यह बात उस शिष्य को समझ में आ जाती है। अब उधर देवराज इंद्र कहते हैं, इस वजह से ही मुस्लिम औरतें गोरी होती हैं। अब अर्जुन जी को भी यह बात समझ में आ चुकी थी। मित्रों, आशा करते हैं अब तो आपको भी यह बात समझ में आ गई होगी कि आखिर मुस्लिम औरतें गुलाब जल और फिटकरी का उपयोग क्यों करती हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनको भी इस विषय की जानकारी हो सके, वह भी इस विषय में सब कुछ जान सके। बाकी मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।